हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका जो हमारा तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का जो 6th लेसन है उसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हमने जो आधा पोर्शन जो छोड़ा हुआ है उसको हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम जो है फाइनली जो है अब हम इसमें अशोक का पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि अशोक का जो है यहाँ पर हम मूल्यांकन करेंगे कि जो वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट लीडर या ग्रेटेस्ट किंग्स रहे हैं उनसे क्या कंपैरिजन किया जा सकता है। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग सरपासिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द जूलियस सीजर। ये जो दोनों शासक रहे हैं इनसे भी महान बताया जाता है या इनके करीब करीब बताया गया है। ठीक है, H.G. वेल्स जो कि एक राइटर हैं, amidst the tens and the thousands of the name of monarchs that crowd the column of history, the name of Ashoka shines and shines almost a lone star। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि मतलब हजारों महान शासकों की जो श्रेणी है पूरे, उसमें जो है ये अकेला जो है सबसे महानतम तारों में से एक रहेंगे। अशोक के बारे में ये H.G. वेल्स की तारीफ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है लिटरेचर टाइप का कंटेंट हो जा रहा है। अशोका वॉज ट्रू टू हिज आइडियल्स, ही वॉज नॉट ड्रीमर बट अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीनियस। यानी कि ये बात यहाँ पर ये बोली जा रही है कि वो सिर्फ खाली सपनाओं में जो है या सपनों में सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं है, उनको जो है अभ्यास के माध्यम से वो करने वाला जीनियस मैन ऑफ द अर्थ में से एक है। हिज धम्म इज सो यूनिवर्सल दैट इज अपील्स टू ह्यूमैनिटी इवन टुडे। ठीक है, उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया, धम्म का, वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि वर्तमान में अगर मानवता को उस धम्म के माध्यम से अभी भी अपील किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। ही वॉज एन एग्जाम्पल इन हिस्ट्री फॉर हिज बेनेवलेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो फॉर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन। और उनकी जो पॉलिसी रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का उनका तरीका रहा, प्रशासन का जो तरीका रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वर्तमान में भी वो प्रैक्टिकल है, उसकी रिलेवेंसी अभी है। और जो नॉन एग्रेशन है, उनका जो अहिंसा का जो सिद्धांत है, वो वर्तमान में भी अगर जैसे बड़ी बड़ी आप NGOs वगैरह देखेंगे तो उनका जो सेंट्रल और कोर आइडिया होगा, कहीं ना कहीं वो धम्म से प्रभावित दिखेगा या धम्म से मोटिवेटेड दिखेगा। थोड़ा हम लोग आगे देख लेते हैं कि लेटर मौर्याज में क्या था, फिर उसके बाद जो है हम मौर्य एज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेटर मौर्याज में क्या होता है कि अशोकास डेथ इन 232 BC, 232 में क्या होता है, अशोका की डेथ हो जाती है फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इनटू 2 पार्ट्स। और फिर क्या होता है कि उसी में जो मौर्य वंश का जो साम्राज्य रहता है वो क्या होता है कि 2 भागों में विभाजित होता है, पश्चिमी और पूर्वी, यानी कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। द वेस्टर्न पास बाय रूल्ड बाय कुणाल। तो क्या होता है, जो वेस्टर्न जो एरिया रहता है वो किसके द्वारा हो जाता है, कुणाल, जो कि अशोक के पुत्र हैं। द ईस्टर्न वाज दशरथा। ठीक है, दशरथ के माध्यम से जो है दूसरा सेगमेंट जो है ये दोनों हिस्से रूल किए जाते हैं। वन ऑफ द ग्रैंड सन्स ऑफ अशोका, ये सबसे बड़े पुत्रों में से जो है दशरथ हैं। इनकी जो है बिहार में इन्होंने जो है कई गुफा कलाकृतियाँ भी बनाई हैं दशरथ, जिसके लिए काफ़ी चर्चित आर्ट एंड लिटरेचर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्यू टू द बैक्ट्रियन इन्वेजन, जो बैक्ट्रिया जो देश है वहाँ का भी आक्रमण होता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर कोलैप्स। और फिर क्या होता है, जो कुणाल वाला जो वेस्टर्न पार्ट है साम्राज्य का वो कोलैप्स हो जाता है। द ईस्टर्न पार्ट वॉज इंटैक्ट अंडर संप्रति सक्सेसर ऑफ दशरथा। और फिर क्या होता है कि संप्रति जो कि सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं दशरथा के, वो इस पे जो है रूल करते हैं। द लास्ट मॉडर्न किंग वाज वृत्रता। ठीक है, वृत्रता ये जो है ये लास्ट, वृहदत्र इनको बोला जाता है, ये लास्ट मौर्य किंग हैं। हु वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र सुंग। जो सुंग वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र संग, वो उनकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ तक जो है पूरी जो है हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है कि कौन मौर्य में कौन बेहतरीन शासक था, उसका क्या मामला था और लास्ट किंग कौन है, ये सारी यहाँ पे डिटेल्ड हो गई हैं। अब हम जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पोर्शन में जो क्वेश्चन बनते हैं, वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 2 चीजें हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र का जो ढांचा था सरकार या प्रशासन चलाने का, उसको हम समझते हैं। द एसेंडेंसी ऑफ द मौर्याज हैड रिजल्टेड इन द ट्रम्प ऑफ मोनार्की इन इंडिया। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक मामला है। द सिस्टम्स लाइक रिपब्लिक्स एंड ओलिगार्कीज दैट वेयर प्रिवेलेंट इन द प्री मौर्यन इंडिया हैड कोलैप्स्ड
तो मौर्य वंश से पहले जो है ये रिपब्लिक्स और ओलिगार्की का कुछ थोड़ा थोड़ा सिस्टम था, लेकिन मौर्य वंश आने के बाद, ये मौर्य साम्राज्य स्थापित होने के बाद ये दोनों जो राज्य चलाने के जो ये प्रणाली है, ये दोनों का अंत हो जाता है। ऑल्दो कौटिल्य द फोरमोस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ एंशिएंट हिंदी सपोर्टेड द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और जो कौटिल्य थे, जिन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान दिया था, उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि शासन को चलाने का जो राजतंत्रात्मक रूप है, वही को सबसे बेहतर और सबसे एब्सोल्यूट माना। ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, और उन्होंने रॉयल एब्सोल्यूटिज्म को भी नहीं यानी कि सपोर्ट किया है। उन्होंने सिर्फ खाली प्रैक्टिकल बातें की हैं। एडवोकेटेड दैट द किंग शुड टेक द एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्री इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। उसने ये माना कि सिर्फ राजा ही प्रशासन को बेहतर नहीं चला सकता, उसका जो काउंसिल है, उसका जो मंत्री परिषद है, उससे उसको सलाह लेना होगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, एक समन्वय बनाना पड़ेगा, तभी जो है एक बेहतर प्रशासन चलाया जा सकता है। देयरफॉर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स कॉल्ड, मंत्री परिषद असिस्टेड द किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के बिना पर एक जो है जो मंत्री परिषद का जो सिस्टम होता है उसकी शुरुआत होती। तो अब हम मंत्रिपरिषद का थोड़ा सा ढांचा समझ लेते हैं कि इसमें किसको किसको कंसिस्ट किया गया है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन है। देखिए, पुरोहित जो कि मतलब कि रीति रिवाज और जो धर्म वगैरह की सारी प्रक्रियाओं को जो है कंप्लीट करने का काम पुरोहित करते थे। महामंत्री जो हैं, मंत्री ये जो काम होता है उसको करते थे। सेनापति जो है सेना को लीड करना, और जब एक युद्ध की स्थिति आती थी तो उसको जो है व्यवस्थित तरीके से जो है प्रोपगेट करने का काम सेनापति करते थे, और युवराज भी इसमें होते थे। देयर वेयर सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड अमात्य, ठीक है, जो समाज में आम जो नागरिकों के लिए काम किए जाने वाले और जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनको अमात्यास कहा जाता है। वर्तमान में जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी आप इनको जो है जोड़ सकते हैं। इनको जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन था लोकल लेवल पे, ठीक है। लोकल लेवल पे भी राजा का किस तरीके से काम को इम्प्लीमेंट किया जाए उसको लेके जो रोल था वो अमात्यास प्ले करते थे। द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द अमात्यास वाज एलोबरेटली गिवन बाय कौटिल्य। और ये सारा जो अमात्यास का जो काम करने का जो तरीका था, इस पे जो है जो इंसाइट या जो आइडियाज दिए गए थे वो किसके माध्यम से दिए गए थे, वो कौटिल्य ने दिए थे। अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्रा टू सुपरवाइज द स्प्रेड ऑफ धम्म। और जो धम्म के प्रचार के लिए यानी धर्म के प्रचार के लिए कुछ खास नियुक्तियां की गई थी अशोक के माध्यम से, और उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता। दस द मॉडर्न स्टेट हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस। तो एक देखने को मिलता है कि वेल ऑर्गेनाइज जो है सिविल सर्विस आपको यहाँ पे एक देखने का मिलेगा। फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं राज्य को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा फ्यूल क्या होता है, वो होता है रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। और इसकी बहुत ही बेहतरीन जो है मिसाल जो है मौर्य साम्राज्य में मिलेगी आपको। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, समहर्ता जो है ये एक सेवक है जिसका काम है कलेक्शन ऑफ मनी करने का है। द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है उसे समहर्ता कहा जाएगा। वॉज इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज ऑफ एम्पायर, ठीक है, वो इंचार्ज है सारे जितने पैसे वगैरह इकट्ठा करने उन सब का। द रेवेन्यूज केम फ्रॉम लैंड, इरिगेशन, कस्टम्स, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस एंड पेस्चर्स, ठीक है। और ये सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं रेवेन्यूज वगैरह, वो कहाँ से आएंगे, जमीन से आएंगे, सिंचाई के माध्यम से आएंगे, कस्टम्स जो टैक्स लगाए जाएंगे, शॉप टैक्स जो दुकान के ऊपर जो कर लगाए जाएंगे, फेरी टैक्स ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो घूम घूम के वस्तुओं को बेचती हैं उनके ऊपर जो है टैक्स वगैरह लगाए जाएंगे। फॉरेस्ट, जंगल्स, माइंस एंड पेस्चर्स, इन सब पे जो है लगाए। लाइसेंस फी फॉर द क्राफ्ट्समैन एंड फाइन्स कलेक्टेड इन द लॉ कोर्ट्स, ठीक है। लाइसेंस तक की व्यवस्था की गई है कि अगर आपको ये काम करना है तो आपको लाइन्स की और फाइन्स कलेक्टेड इन द लॉ कोर्ट्स वगैरह की व्यवस्था थी। द लैंड रेवेन्यू वाज नॉर्मली फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। तो जो लैंड रेवेन्यू था वो मेनली किस चीज पे फोकस था कि 1/6 भाग जो होता है जो प्रोड्यूस का, जो फाइनल प्रोड्यूस होता है उस पे लगता था। द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट रिलेटेड टू किंग एंड हिज हाउस होल्ड, आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक वर्क्स, पुअर रिलीफ, रिलीजन, ठीक है। और जो बड़े आइटम्स थे तो वो ज़्यादातर किसके लिए बनाए जाते थे, वो ज़्यादातर जो है जो राजघराना होता था उसमें रहने वाले जो हाउस होल्ड्स वगैरह हैं, आर्मी, गवर्नमेंट के जो नौकर हैं, पब्लिक वर्क हैं, इन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स गुड्स होते थे वो इन्हीं के लिए ओरिजिनली बनाए जाते थे। क्योंकि यहाँ पर
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे एक्सपेंडिचर्स गुड सिर्फ इनके लिए क्यों बनाए जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी इतनी डेवलप्ड नहीं हुई थी। ये नॉर्मली थोड़ा मोड़ा डेवलप हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। तो ये दरअसल यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम शुरुआत है। वो जो आप जैसे वेल ऑर्गेनाइज जो आप देखते हैं, अब जैसे आर्मी है, ठीक है, अब आर्मी को देखते हैं, आर्मी का स्ट्रक्चर कैसे है, उसे लीड कौन करता है। द मॉडर्न आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज, ये वेल ऑर्गेनाइज थी, बहुत ही व्यवस्थित तरीके की थी। इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति, और ये किसके अंडर थी, सेनापति इसका अध्यक्ष होता था। द सैलरीज वेयर पेड इन कैश, और जो सैलरीज वगैरह होती थी वो क्या होती थी, एकदम नगद दी जाती थी। ये बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था थी। नगद देने की शुरुआत जो होती है वो मौर्य साम्राज्य के टाइम में ही होती है। कौटिल्य रिफर्स टू द सैलरी ऑफ डिफरेंट रैंक्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, और पद और उसकी गरिमा के हिसाब से जो है ऑफिसर्स को जो है ये दी जाती थी सैलरीज। अकॉर्डिंग टू ग्रीक ऑथर प्लिनी, जो ग्रीक ऑथर राइटर है एक प्लिनी जिसका नाम है, द मॉडर्न आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री, इसमें 6 लाख इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी थे, ठीक है, 30,000 जो है 36,000 जो है कैवलरीज थी, 9,000 एलिफेंट्स थे, ठीक है, घुड़सवार से मतलब है कैवलरी से, और 9,000 जो है एलिफेंट्स हैं, 9,000 हाथी हैं, 8,000 चैरियट्स हैं, ठीक है, जो रथ वगैरह होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ये इतना बड़ा जो है सेना के बारे में बात हो रही है। इन एडिशन टू दीज 4 विंग्स देयर वर द नेवी एंड ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स, तो इसमें जो है 3 अलग अलग चीज़ें भी थी, नेवल आर्मी भी थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग व्यवस्था थी और सप्लाई विंग्स भी थी। ईच विंग्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अध्यक्ष और सुपर इंटेंडेंट्स, ठीक है, और ये जितने भी जो विंग्स होते थे इनके अलग अलग अध्यक्ष होते थे। जैसे कि वर्तमान में अलग अलग, जैसे कि एयरफोर्स के अलग होते हैं, नेवी के अलग होते हैं, एडमिरल, जनरल, कर्नल, ठीक है, तो यही व्यवस्था उस टाइम थी, और उस टाइम ये शुरुआत हुई थी सुपर इंटेंडेंट्स की डिफरेंट विंग के लिए। मेगास्थनीज मेंशन 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच टू कंट्रोल द 6 विंग्स ऑफ द मिलिट्री, और जैसे कि वर्तमान में जो स्टाफ ऑफ कमीशन जैसे तैयार किया गया है कि अगर एक वॉर सिचुएशन हो जाए तो किस तरीके से टैकल किया जाए, कोलैबोरेशन कैसे बनाया जाए तीनों आर्मीज के बीच में, उसी तरीके से एक कमेटी उस टाइम भी डेवलप थी जिसमें 5 मेंबर्स थे जो 6 विंग ऑफ मिलिट्री को कंट्रोल करते थे और एक कोऑर्डिनेशन बनाते थे, ताकि अगर युद्ध स्थिति आए तो किस तरीके से बेहतर समन्वय के साथ सारे लोग, सारे अध्यक्ष जो हैं अच्छी रणनीति बना सकें युद्ध को जीतने के लिए। तो ये आर्मी की एक व्यवस्थित जो है व्यवस्था देखने को मिलती है मौर्य आर्मी में। अब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं कि किस तरीके व्यापार और उद्योग का क्या मामला था। द डिपार्टमेंट हैड कंट्रोल द रिटेल एंड होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड ट्राई टू इंश्योर दैट स्टडी सप्लाई थ्रू इट्स ऑफिसर्स कॉल्ड अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष के अगुवाई में जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाती थी और कंट्रोल किया जाता था कि होलसेल प्राइस गुड्स और ट्राई टू इंश्योर द स्टडी सप्लाई, समाज में किस तरीके से चीज़ें पहुंच रही हैं, जेन्युइन रेट्स पे पहुंच रही हैं, इस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए भी एक ऑफिसर की जो नियुक्ति की गई थी उसको अध्यक्ष कहा जाता था। इट ऑल्सो कंट्रोल वेट्स एंड मेजर्स, तो जो ये मोल और तोल मोल का जो पूरा तरीका होता है उसकी भी व्यवस्था की जाती थी। कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी लगाए जाते थे, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, और जो विदेशी व्यापार होता था उसको भी रेगुलेट वगैरह किया जाता था। जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स, तो जुडिशियल का मतलब क्या है, न्याय व्यवस्था को, और पुलिस की कैसी व्यवस्था थी, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो कौटिल्य मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स, दोनों तरीके के कोड्स जो होते हैं, दीवानी और आपराधिक, दोनों तरीके के कोड्स की व्यवस्था थी। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैपिटल वाज धर्माधिकरण, ठीक है, धर्माधिकरण जो है कौन होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा जाता था। कोर्ट एट द कैपिटल वाज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल वाज कॉल्ड धर्माधिकरण, इसको जो है धर्माधिकरण बोला जाता था। देयर वर आल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट अंडर अमात्यास, ठीक है, अमात्यास की अगुवाई में राज्य और जिलेवार अलग अलग छोटे कोर्ट्स की व्यवस्था थी। जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, फिर उसके बाद प्रत्येक स्टेट का अपना एक पर्सनल हाई कोर्ट है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनकी, फिर उन्हीं के अंडर में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर उनके अंडर में और छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं कोर्ट्स के। तो यही व्यवस्था उस टाइम भी थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट सच एज फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट, म्यूटिलेशन एंड डेथ वेयर गिवन टू द ऑफेंडर्स, कई अलग अलग तरीके की सजाओं की व्यवस्था थी। जैसे कि
क्या होता था, फाइन्स वगैरह लगाना, ठीक है, राशि के तौर पे, इम्प्रिजनमेंट होता था, उम्र कैद हो जाती थी, म्यूटिलेशन, जैसे कि एन आई फॉर आई का कॉन्सेप्ट भी उस टाइम चलता था कि अगर आप जो है किसी व्यक्ति का के साथ उसका नुकसान इस तरीके से करें कि उसका हाथ वगैरह काट दें, तो क्या होगा कि सामने जब आपको सजा मिलेगी तो वो भी आपका हाथ काट के ही होगा। तो इसे जो है म्यूटिलेशन की जो है संज्ञा दी गई, एंड डेथ, और जो है जो कैपिटल पनिशमेंट होती है उसकी भी व्यवस्था थी उस टाइम। टॉर्चर वाज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट ट्रूथ, टॉर्चर वगैरह जो होता है, प्रताड़ित करने की जो प्रक्रिया होती थी सच को निकालने के लिए एज अ थर्ड डिग्री, जैसे वर्तमान में पुलिस क्या होती है, थर्ड डिग्री का यूज करती है, उस तरीके की व्यवस्था भी उस टाइम थी। पुलिस स्टेशंस वेयर फाउंड इन ऑल प्रिंसिपल सेंटर्स, और ज़्यादातर जो बड़ी मेजर जगहें थी वहां पर पुलिस स्टेशंस वगैरह पाई जाती थी। बहुत कौटिल्य एंड अशोकन एडिक्ट्स मेंशन अबाउट जेल्स एंड जेल ऑफिशियल्स, ठीक है, जेल और जेल ऑफिशियल्स की भी जानकारी जो है, जो जितने भी कौटिल्य के एडिक्ट्स थे उसमें मिलते थे। धम्म महामात्रास वेयर आस्क्ड बाय अशोका टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट अनजस्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और इसमें जो है इंटरफेयर भी होता था बहुत सारे लोगों को कि अगर इलीगल तरीके से, ये कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके की जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था थी। रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस आल्सो मेंशन इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस, और वर्तमान में जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट को जो है पार्डन वगैरह और मर्सी की व्यवस्था थी, उसी तरीके से अशोका के पास भी इतनी सुप्रीम पावर थी कि अगर वो चाहे तो किसी की सज़ा को कम कर सकता था, उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसमें फ़र्क डाल सकता था, वो चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता था। अब हम अगला सेगमेंट देखते हैं जिसमें जनगणना के बारे में बात हो रही है, सेंसस जो है, ठीक है। द टेकिंग ऑफ सेंसस वॉज रेगुलर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में क्या होता था, सेंसस को लेने की जो है व्यवस्था थी, यानी जनगणना कराई जाती थी। द विलेज ऑफिशियल्स वेयर टू नंबर द पीपल अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स लाइक देयर कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, और कास्ट और ऑक्यूपेशन जो है यानी कि काम क्या करते हैं और उनकी जाति क्या है, इन सारी चीज़ों को भी इसमें ऐड किया जाता था जनगणना में। दे वेयर ऑल्सो टू काउंट द एनिमल्स इन ईच हाउस, और कौन कितने जो है पशु पाल रहा है अपने प्रत्येक घर में उसकी भी जानकारी रखी जाती थी। द सेंसस इन द टाउन्स वाज टेकन बाय द म्युनिसिपल ऑफिशियल्स टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बोथ फॉरेन एंड इंडिजिनस, ठीक है। द सेंसस इन द टाउन वाज टेकन बाय द म्युनिसिपल, और ये जो जनगणना जो टाउन्स में होती थी वो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स जो होते थे, जो म्युनिसिपालिटी के जो यानी नगर निगम के जो वर्कर्स या ऑफिशियल्स होते थे वो लोग इसमें हिस्सा लेते थे, और इसमें वो सेग्रीगेट करते थे, सेपरेट करते थे, यानी कि फॉरेन के जो सिटीजन्स हैं या फॉरेन के जो पीपल्स हैं उनको अलग लिस्ट किया जाता था, और इंडिजिनस जो देसी लोग हैं उनको अलग जो है डेटा उनका तैयार किया जाता था। द डेटा कलेक्टेड वेयर क्रॉस चेक बाय द स्पाइस, और ये डेटा फौजरी ना हो, इसमें फ्रॉड ना हो, किसी तरीके का कोई जो है फर्जी जो है डेटा जो है रजिस्टर्ड ना किया जाए, इसके लिए जो है जो स्पाइस होते थे, ठीक है, मतलब कि जासूस, वो लोग जो है इसको क्रॉस चेक भी करते थे और इसकी ऑथेंटिसिटी और लेजिटिमिटी को भी चेक करते थे। द सेंसस अपीयर्स टू बी अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और सेंसस जो है एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन गया था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि जो है जो भी स्कीम्स वगैरह बनाई जा सके या जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूरत का सामान पहुंचाया जा सके, उससे आसानी हो जाती थी सेंसस करने पे या जनगणना करने पे। अब हम लोग प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो प्रांतीय और जो लोकल लेवल यानी कि क्षेत्रीय जो प्रशासन है उसको समझ लेते हैं। अभी तक मैंने आपको जो है सेंट्रल स्ट्रक्चर बताया था कि केंद्र में किस तरीके से राज्य व्यवस्था थी, अब हम लोग जो है राज्य और लोकल लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, ठीक है, इसको जो है 4 अलग अलग प्रांतों में जो है बांटा गया था। द कैपिटल्स एट तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी एंड कलिंगा, 4 अलग अलग, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नर्स वाज मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, और इसके ज्यादातर जो अध्यक्ष होते थे प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होते थे उनको कहाँ से नियुक्त किया जाता था, राजघराने से नियुक्त किया जाता था, यानी कहीं ना कहीं आप इसमें ये देख रहे हैं कि एक हेरिडेटरी सिस्टम आप देख रहे हैं। देयर वेर रिस्पॉन्सिबल द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर द एम्पायर, और यही लोग क्या करते थे कि कानून की व्यवस्था करते थे और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी करते थे, और रेवेन्यू जो कर वगैरह होते थे उनको भी ये कलेक्ट करते थे। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द चार्ज ऑफ राजुकास, ठीक है। जो जिला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अंदर था, राजुकास जो होते थे, राजुक जिन्हें बोला जाता है, उस पोजीशन एज फंक्शन आर सिमिलर टू मॉडर्न कलेक्टर्स, और वर्तमान में जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनके सिमिलर ही इनका काम और इनकी पोजीशंस थी, ठीक है। ही वाज असिस्टेड बाय द युक्ताज और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स,
जैसे क्या होता है आईएएस को जो है सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे जो और कर्मचारी होते हैं, ऑफिशियल्स कर्मचारी, उसी तरीके से क्या होता है तो युक्ताज और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स वगैरह भी होते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन, आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि जिला को कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता था, और राजुकास वगैरह करते थे, ठीक है। फिर उसके लिए जो है उनके एक सबऑर्डिनेट यानी कि सहायक अधिकारी के तौर पे युक्ता लोगों की व्यवस्था होती थी। फिर उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं। और गांव का जो मसला था लोकल लेवल पे, उसमें यह था कि गांव का जो हेड होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था, और जो ऑफिशियल सुपीरियर जो होते थे गांव के लिए जो जिस पद की नियुक्ति होती थी उसको जो सुशोभित करता था उस बंदे को क्या कहा जाता था, गोपा कहा जाता था। और जिसके अंतर्गत क्या होते थे कि 10 गांव होते थे गोपा के अंतर्गत, ठीक है। ग्रामीणी एक पर्टिकुलर गांव का हेड होता था, और वहीं पर 10 गांव को ऑफिशियल एक सुपरवाइज जो सुपीरियर जो होता था, जो सुपरवाइज करता था, उसको गोपा कहा जाता, जिसके अंडर में 10 गांव होते थे। बोथ कौटिल्य एंड मेगास्थनीज प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नगर निगम का जो प्रशासन का व्यवस्था होता है, उसको प्रोवाइड किया था कौटिल्य और मेगास्थनीज ने मिलके, दोनों ने ही इसको जो है इसके बारे में बात की है। अर्थशास्त्र कंटेन्स अ फुल चैप्टर ऑन द रोल ऑफ नागरिका और सिटी सुपरिटेंडेंट। तो शहर अध्यक्ष या शहर की जो देखरेख करने वाला होता था जिसे नागरिका कहा जाता था, या सिटी सुपरिटेंडेंट इन इंग्लिश में कहा जाएगा। हिज चीफ ड्यूटी वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उसका मेन काम क्या था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। मेगास्थनीज रिफर्स टू द 6 कमिटीज ऑफ द 5 मेंबर्स ईच टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में क्या होता था कि 6 कमिटीज जो थी उसमें 5-5 मेंबर थे, उनकी देखभाल करने के लिए जो है मेगास्थनीज ने जो है इनका वर्णन किया है अपने इंडिका में, ठीक है, जो पाटलिपुत्रा के प्रशासन व्यवस्था को देखते थे। दीज कमिटीज लुक आफ्टर, और ये कमिटीज क्या क्या देखती थी उनको हम समझते हैं। इंडस्ट्रीज, उद्योग वगैरह को देखती थी। फॉरेनर्स जो विदेश से आते थे उनके जो है आवागमन और रहन सहन के लिए जो यानी कि विशेष स्थितियां होती हैं उनको लेके व्यवस्था करना फॉरेनर्स का ये काम था। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, रजिस्ट्रेशन जो लेखा जोखा होता था मृत्यु जन्म का, उनकी व्यवस्था करना। व्यापार को जो है मॉनिटर करना। और मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, और वस्तुएं जो बनाने और बिक्री की जो व्यवस्था होती है उसको लेके। कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स, और कलेक्शन जो सेल टैक्स का था बिक्री कर का, उन सारी चीज़ों की उनका कलेक्शन करना, उनको इकट्ठा करने का काम भी इन्हीं का था। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली अपना जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसको बोलते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें जो है कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। द मॉन्यूमेंट्स बिफोर द पीरियड ऑफ अशोका वाज मोस्टली मेड ऑफ वुड एंड देयरफॉर पेरिस्ड। देखिए दरअसल बात यह है कि अशोक से या मौर्य एम्पायर से पहले जो भी आर्किटेक्चर वगैरह क्रिएट किए गए हैं वो क्या थे, ज्यादातर जो है। तो एक चीज ये समझ में आया कि हमें जो है ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो मौर्यन एम्पायर से पहले क्यों नहीं मिलते। उसकी वजह ये कि ज्यादातर जो है लकड़ी की जो है ये बनते थे, इस वजह से ये लंबे टाइम तक टिक नहीं पाए। यहाँ तक कि इनके फॉसिल्स वगैरह भी हैं वो भी नहीं मिले। इवन ऑफ द न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स ऑफ अशोका ओनली अ फ्यू हैव रिमेन्ड, जो कि अशोका के टाइम के बहुत सारे जो है सिर्फ पत्थर के बने थे, लेकिन उनका क्या है, उनके भी कुछ ही रिमेन्स वगैरह जो हैं, जो उनके बचे हुए अवशेष हैं वो ही मिले हैं। हिज प्लेस पैलेस एंड मोंटेसरीज और मोस्ट ऑफ हिज स्तूपास हैव डिसपियर्ड। देखिए जो उनका जो महल था, मोंटेसरीज था, ये सारी जो हैं डिसपियर्ड हो गई। इतना लंबे टाइम की वजह से जो है ये सब खत्म हो गए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हमको मिली हैं। तो इसमें है पिलर्स मतलब आप ये जो देख रहे हैं ये जो खंबे के आकार का जो है, ठीक है, इसी को स्तंभ बोलते हैं। द पिलर्स इरेक्टेड बाय अशोका फर्निश द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। सबसे बड़ा जो मॉडर्न आर्ट का जो एग्जाम्पल है वो यही है जो हमें जो है व्यवस्थित तरीके से मिलता है। अशोकन पिलर्स विद इनक्रिप्शंस वी आर फाउंड इन प्लेस लाइक, कहाँ ये मिला है, दिल्ली, इलाहाबाद, रुमनदई, सांची, सारनाथ, ये 5 जगह हैं, ठीक है। और भी कई जगह हैं लेकिन यहाँ पे 5 को ही मेंशन किया गया है। द टॉप पेयर क्राउंड विद फिगर्स ऑफ, तो इसमें क्या होगा, ऊपर जो है कुछ मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां और वो सारी चीजें मिली हैं जिसमें लायन, एलिफेंट, बुल वगैरह जो हैं ये सब हैं। द सारनाथ पिलर विद 4 लाइन्स स्टैंडिंग बैक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। और सारनाथ का जो पिलर मिला था उसमें क्या है, 4 शेर एक दूसरे के तरफ पीठ करके अपनी बैठे हुए थे।
इस वजह से वो जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट लग रहे थे। द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस कैपिटल विद सम मॉडिफिकेशन इन एट्स स्टेट एम्ब्लेम, और इसी में थोड़ा सा बदलाव करके जो है जो हमारा भारत का जो स्टेट एम्ब्लेम है, जो राज्य चिन्ह है, उसमें जो है इसको इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है पिलर के कुछ तत्वों को। अब स्तूप के बारे में देखते हैं हम लोग। स्तूप एक्चुअल में होते क्या हैं? स्तूप का मतलब आप कब्र से ले सकते हैं, ठीक है। जो समाधि होती है ये वही चीज को स्तूप कहा जाता है, ठीक है। अशोका बिल्ड अ नंबर ऑफ स्तूप्स थ्रू आउट हिज एम्पायर बट मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फॉरेन इन्वेजन। देखिए ज्यादातर जो है जो स्तूप थे वो अशोक के टाइम में ही बने थे, लेकिन जो विदेशी आक्रमण इतने ज्यादा हुआ कि उसमें से कुछ ही अपने आप को सरवाइव कर सके। द बेस्ट एग्जांपल इज फेमस सांची स्तूप विद मैसिव डायमेंशन। देखिए क्या है कि सांची और जो इंद्रावती है इनको जो है ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है और इन्हीं के ज़्यादातर जो रिमेन्स हैं वो बचे हुए हैं। देखिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इसी को स्तूप कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक अंडाकार ये ग्रह होता है, ये प्रवेश द्वार होता है, यहाँ पे फेंसिंग वगैरह होती है, तो इसी तरीके की ये आकृति है। फिर इसमें क्या होता है, नीचे जो है हम देखेंगे गुफा के बारे में भी देखते हैं। द केव्स प्रेजेंटेड, यानी कि जो गुफा होती हैं, द केव्स प्रेजेंटेड द आजीवकाज। आजीवक जो एक सेक्ट होता है जो रेवोल्यूशनरी सेक्ट रहा है, खास करके जब बौद्ध और जैनिज्म जब आया तो उसी टाइम जो है आजीवक भी एक उभरा था। तो उसको भी अशोक और जो उसका पुत्र था दशरथ, उन्होंने जो है इम्पोर्टेंट उनके लिए जो है हेरिटेज वगैरह बनाई थी, जो गुफाओं में मोनेस्ट्रीज टाइप में व्यवस्था थी। देयर इंटीरियर वॉल्स आर पॉलिश लाइक मिरर, और उनके जो अंदर की जो वॉल होती थी उसको केव की, उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता था। दीज वेयर मेंट टू बी रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, और ये एक तरीके के घर होते थे या रहने की जगह होती थी संतों के लिए। द केव्स एट बराबर हिल्स नियर बोध गया, ये जो बराबर हिल है कहाँ पर है, ये बोध गया बिहार में है। ये एक जो है वंडरफुल पीस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर है, केव्स का एग्जाम्पल है। कॉजेस फॉर द डिक्लाइन, अब हमारा जो फाइनल जो हमारा लास्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का हेडलाइन है उसमें क्या था, कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य। तो मौर्यों के अंत का क्या कारण था, ठीक है। द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर हैव बीन वाइडली डिबेटेड बाय स्कॉलर्स। तो क्या होता है कि ये एक तरीके का गर्मा गर्मा बहस का मुद्दा है कि एक्चुअल में किस तरीके से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन किया या पतन की ओर गया। द ट्रेडिशनल अप्रोच एट्रीब्यूट्स द डिक्लाइन टू अशोका पॉलिसीज एंड हिज वीक। तो जो क्या है, जो प्राचीन या ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस हैं वो एट्रीब्यूट ये करती हैं कि इनके खत्म होने का जो एक जो बड़ी वजह है वो यही थी कि अशोका की जो पॉलिसीज थी, जो सॉफ्ट पॉलिसी जो अशोका ने एक्वायर कर ली थी, उससे जो है उनके सक्सेसर कमजोर हुए, अशोका खुद कमजोर हो गया और इनका जो ट्रेजर वगैरह था, खजाना वगैरह था, वो खुद खाली हो गया था। Another approach holds the inadequate political and economic institutions to sustain such a vast empire। और यही पॉलिसीज कारण बनी कि जो राजनीतिक और आर्थिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको सस्टेन करने में ये जो है कहीं ना कहीं अच्छी साबित नहीं हुई, बेहतर साबित नहीं हुई। इट वॉज सेड दैट, ये भी कहा जाता है कि अशोक की जो प्रो बौद्धिस्ट अप्रोच थी, ठीक है, अशोक की जो प्रो बौद्धिस्ट पॉलिसीज जो एंटागोनाइज थी ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में, तो उससे क्या हुआ कि एक बड़ा वर्ग जो है उसने रेवोल्यूशन कर दिया पुष्यमित्र शुंग की अगुवाई में। किसके खिलाफ? मौर्य शासकों के खिलाफ। बट अशोका वॉज नेवर एक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण। लेकिन हमेशा याद रखना है कि अशोका ने कभी भी जो है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में कोई भी जो है एक्शन वगैरह नहीं लिए या उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दैट अशोका's पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस रिड्यूस द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ हिज आर्मी वाज अनदर चार्ज अगेंस्ट हिम। और उसके ऊपर एक अशोक के ऊपर एक ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि उनकी जो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थी, यानी अहिंसा की पॉलिसी थी, उनके अंदर जो उनकी आर्मी थी उसके अंदर जो है जो वॉर स्पिरिट थी, लड़ने की जो क्षमता थी, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी ले आई और ये भी एक बड़ी वजह बनी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने में। बट अशोका हैड नेवर स्लैकेंड हिज कंट्रोल ओवर हिज एम्पायर डिस्पाइट फॉलोइंग ए पैसिफिस्ट पॉलिसी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अशोक ने जो है कभी साम्राज्य पे अपनी पकड़ कमजोर नहीं बनाई है, चाहे वो पैसिफिस्ट पॉलिसी ही जो भी उसने फॉलो की। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आता है हमारा कि डिक्लाइन में क्या कंप्लीटली अशोक का हाथ था, तो ऐसा नहीं है।
नॉट बी करेक्ट बिकॉज अशोका वॉज अ मोर प्रैग्मेटिक्स देन आइडियलिस्ट। तो हमेशा याद रखना है कि जो अशोक थे वो बहुत ही प्रैग्मेटिस्ट थे, यानी कि बहुत ही व्यवहारवादी शासक था, और वो आदर्शवादी शासक नहीं था। भले ही उसने जो है बाद में धम्म की नीति अपना ली हो या बहुत सारे उसने अप्रोचेज ऐसे डेवलप कर लिए जो एक बड़े वास्ट एम्पायर को संभालने में काबिल ना हो, लेकिन तब भी अशोक ने जो डेवलप किया वो वजह नहीं थी उसके साम्राज्य के गिरने की। देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर सच एज वीक सक्सेसर। इसमें देखिए कई और एग्जांपल्स हैं जिसके वजह से जो है मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन किया। एक तो कमजोर उत्तराधिकारी, जिन्होंने जैसे कि ब्रह्मदत्त वगैरह जो आखिरी में जो शासक थे वो काफी कमजोर थे, इवन कि उनका जो अपने खुद के क्षेत्र पे जो है कमांड बहुत कमजोर हो गया था, और बहुत सारे विद्रोही वगैरह भी आ गए थे। पार्टीशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का जो है बंटवारा हो गया। मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि वेस्टर्न इलाका कौन है, वो जो संभालने लगा था, और ईस्टर्न अलग शासक संभालने लगे थे, और इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं एकता में कमी आई। एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूजेस आफ्टर अशोका रीन, अशोका के जब पतन हो गया उसके बाद जो है कई तरीके की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूजेस वगैरह के एग्जांपल्स भी लोगों के सामने आते हैं। ये अब्यूजेस किस तरीके से थे, उनके साथ जो है भद्र व्यवहार के थे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स स्पीडेड अप द ब्रेकअप ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और इसी चीज ने क्या किया कि जो है बहुत तेजी से जो है मौर्यन एम्पायर को तोड़ा। एंड फैसिलिटेटेड पुष्यमित्र शुंग टू ड्राइव अवे द मौर्यन पावर एंड एस्टैब्लिश द शुंग डायनेस्टी, और इसी ने क्या किया कि शुंग डायनेस्टी को बढ़ने में, आगे आने में मदद की, और जो मौर्यन एम्पायर था उसको कमजोर किया। और बाद में फिर क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग जो हैं, जो शुंग वंश के संस्थापक हैं, जिन्हें जो है ब्राह्मणों का उत्थान करने वाले सम्राट के तौर पे जाना जाता है, उन्होंने क्या किया कि जो आखिरी जो शासक थे ब्रह्मदत्त जो मौर्य वंश के, उनकी हत्या कर दी और शुंग डायनेस्टी की उन्होंने स्थापना की। और यहीं पर से जो है ये हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 फाइनली ये कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग एंड थैंक्स।